फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रियल वेजेस, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तत्व हैं जो रियल वेजेस को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइस लेवल। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिटरमाइंस द रियल वेजेस। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, रियल वेजेस किससे डिटरमाइंड होती है, किस पर डिपेंड है, परचेसिंग पावर पर। परचेसिंग पावर किस पर डिपेंड है, प्राइस लेवल पर। यदि प्राइस हाई रहेगा तो वी कैन परचेस लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि प्राइस लेस है तो हम ज्यादा मात्रा में परचेसेस कर सकेंगे, किसको, गुड्स और सर्विसेज को। इफ प्राइस लेवल इज हाई, परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल बी लो। On the contrary, the price level is low, purchasing power of money will be high. Similarly, given the price level, if money wages is high, real wages will also increase, and when money wages decrease, real wages also decrease. तो हमने क्या देखा, प्राइस लेवल का टू टाइप से इफेक्ट पड़ा। पहला, प्राइस लेवल हाई है तो रियल वेजेस क्या हो जाएगी, विल बी लो, and when the price level is low, then real wages will be हाई। सेम ऐसा ही सिमिलरली हम क्या देखेंगे कि यदि मनी वेजेस बढ़ जाए तो रियल वेजेस भी बढ़ जाता है, यदि मनी वेजेस कम हो जाए तो रियल वेजेस भी कम हो जाता है। मनी वेजेस इज हाई, रियल वेजेस विल आल्सो इंक्रीज, एंड मनी वेजेस डिक्रीज, रियल वेजेस आल्सो डिक्रीज। मेथड ऑफ पेमेंट, सेकेंड फैक्टर क्या है जो रियल वेजेस को इफेक्ट करता है, वो है मेथड ऑफ पेमेंट। Besides money wages, laborers get certain additional facilities in the form of goods and services provided by their management, like free housing, free medical facilities, free education facilities to children, free transport, etc. If such facilities are more, the real wages of laborers will also be more. तो किस मेथड से पेमेंट होता है, मनी वेजेस के साथ यदि बहुत दूसरी फैसिलिटीज या सुविधाएं कोई फॉर्म या कंपनी अपने लेबर को देती है, लेबरर्स को देती है, जैसे रहने के लिए घर और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ये तो सब क्या होगा, रियल वेजेस को बढ़ाएगा। रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, real wages depends upon the regularity of employment. If the job is permanent, his real wage will be high. Even though his money wage is low, in case of real wage, temporary employment, this real wage will be low, though his money wage is high. Thus, certainly of job influences. तो रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, यदि वो जो एम्प्लॉयमेंट जहां पर वो काम कर रहा है वो वहां पर फिक्स है या नहीं, कि कभी भी उसको रखा जाएगा, कभी भी उसको निकाला जाएगा। यदि जॉब सिक्योरिटी है तो रियल वेजेस बढ़ जाएगा, यदि जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो रियल वेजेस कम हो जाएगा। नेचर ऑफ वर्क, रियल वेजेस आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द रिस्क एंड डेंजर इन्वॉल्व इन द वर्क। If the work is risky, real wages of laborer will be low. क्या जोखिम है उसमें, रिस्क है किसी काम में, तो रियल वेजेस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और दो मनी वेजेस आर हाई, तो भले ही उसमें मनी वेजेस उनको एक्स्ट्रा मिले, फिर भी क्योंकि वहां पर रिस्क हायर लेवल पे है, इसीलिए वहां पर रियल वेजेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अ कैप्टन इन अ सबमरीन, marine etc. mines etc. always danger at risk। जो समुद्री जगह पे काम करते हैं और माइंस में, खानों में, कोयले की खानों में, हीरो की खानों में, कोल माइंस और डायमंड माइंस में काम करते हैं, वहां पर रिस्क फैक्टर हाई होता है, वहां पर रियल वेजेस कम हो जाता है। कंडीशंस ऑफ वर्क, द वर्किंग कंडीशंस आल्सो डिटरमाइन द रियल वेज ऑफ लेबरर। लेस ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ventilation, fresh air, recreation facilities, etc. certainly result in high real wages। तो हमने क्या देखा कि जो कंडीशन ऑफ वर्क है, जहां काम कर रहे वहां का कंडीशन कैसा है, वहां पर फ्रेश एयर आती है क्या, जो ड्यूरेशन है, वर्क ड्यूरेशन, जो काम करने का समय है वो बहुत लंबा है, तो रियल वेजेस कम हो जाएगा। यदि कम है तो रियल वेजेस, तो हमने देखा कंडीशन ऑफ वर्क भी रियल वेजेस को इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है। द वर्क कंडीशन आल्सो डिटरमाइन द रियल वेजेस ऑफ लेबर। लेस ड्यूरेशन ऑफ वर्क
यदि काम का समय कम रहेगा, वेंटिलेशन फैसिलिटीज ज्यादा रहेगी, फ्रेश एयर रहेगा, रिक्रिएशन यानी उनको फिर से फ्रेश होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी ज्यादा अच्छे से वो काम कर सके, उनके लिए क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, आर सर्टेनली रिजल्ट इन हाई रियल वेजेस, इससे रियल वेजेस बढ़ जाती है। If these facilities are lacking, real wages are low, even though money wages are high. यदि ये facilities ना दी जाए तो real wages कम हो जाता है। सब्सिडायरी अर्निंग, और जो भी सब्सिडायरी अर्निंग है, क्या एक्स्ट्रा इनकम उनको और मिल सकती है। If a laborer earns extra income in addition to his wage, his real wage will be higher. यदि उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, जो उसकी सैलरी है या उसका वेतन है उससे ज्यादा उसको एक्स्ट्रा इनकम मिले तो रियल वेजेस हाई हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, अ गवर्नमेंट डॉक्टर में सप्लीमेंट हिज अर्निंग्स बाय अंडरटेकिंग प्राइवेट प्रैक्टिस। यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो वो घर में भी प्रैक्टिस करके और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है, तो यहाँ रियल वेजेस बढ़ जाएगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, real wages is said to be higher in those jobs where there is a possibility of promotion and hike in wage and vice versa. तो यदि फ्यूचर में हमारा जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ यदि हमारा वेजेस बढ़ने का पॉसिबिलिटी है, यदि इंक्रीज होगा हमारे इनकम में तो वहाँ रियल वेजेस बढ़ेगा, यदि ऐसा नहीं है तो रियल वेजेस कम हो जाएगा। टाइमली पेमेंट, if a laborer received payment regularly and timely, the real wages of the laborer will be high, although his money wage is low and vice versa. यदि जो भी उसको इनकम है, वेतन है, जहाँ वो काम करता है, यदि उसको इनकम रेगुलरली टाइम पर मिल जाती है तो वहाँ रियल वेजेस बढ़ी हुई होती है। यदि उसको टाइम पर उसका इनकम ना मिले, तो वेतन ना मिले, तो वहाँ रियल वेजेस कम हो जाती है। सोशल प्रेस्टीज, तो एक और फैक्टर क्या है जो रियल वेजेस को डिटरमाइन करता है, वो है सोशल प्रेस्टीज, यानी समाज में कितना उसको इज्जत मिलती, वो काम को कितनी इज्जत मिलती। Although money wages of a bank officer and a judge are equal, the real wage of judge will be higher than the bank officer due to social status. यानी समाज में उसको कितना अच्छे से देखते हैं किसी किसी काम को। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक बैंक ऑफिसर है और एक जज है, दोनों का मनी वेजेस सेम हो सकता है, लेकिन जज का ज्यादा हायर स्टेटस मानते हैं, इसीलिए जज को हम क्या मानेंगे कि उसकी रियल वेजेस ज्यादा है। पीरियड एंड एक्सपेंसेस of education. Period and expansion of education also affect the real wage. For example, if one person is graduate and the other is an undergraduate who are working as clerk, in this case, the real wage of the undergraduate is higher than the real wage of the graduate because his period of learning and expenses on education are lower. तो कितना समय और कितना खर्चा हमने एजुकेशन पर किया है वो भी रियल वेज को डिटरमाइन करता है या बताता है, बढ़ा इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। यदि एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा कि एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है और एक अंडर ग्रेजुएट है जिसने अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, दोनों को सेम जॉब मिल रहा है, तो यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट है उसका समय और खर्चा दोनों एजुकेशन या पढ़ाई के लिए कम लगा, इसीलिए उसकी रियल वेजेस ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट आर टू टाइप्स, नेमली ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जो कैपिटल का जो हमको कैपिटल देता है या जिससे हम पूंजी लेते हैं, पूंजीपति को, कैपिटलिस्ट को मिलेगा। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक ग्रॉस इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन इज नेट इंटरेस्ट। तो व्हाट इज ग्रॉस इंटरेस्ट? द पेमेंट विच द लेंडर रिसीव्ड फ्रॉम द बोरोवर excluding the principal is gross interest. It comprises of following payments. तो ग्रॉस इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? लैंडर्स को मिल रहा है, मनी लैंडर्स को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो बोरोवर से जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे एक्स्ट्रा उसको क्या मिला, वो ग्रॉस इंटरेस्ट है जिसमें बहुत सारे आइटम्स इंक्लूड रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है? नेट इंटरेस्ट। इट इज द पेमेंट फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल और मनी ओनली। दिस इज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक सेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर इंटरेस्ट। तो नेट इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? प्योर इंटरेस्ट, जो केवल और केवल जो कैपिटल हमने यूज किया है उसके लिए हम
देते हैं, मनी लैंडर्स को देते हैं। तो रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क टेकिंग, तो द लेंडर फेसेस द रिस्क व्हेन ही लैंड्स मनी, ग्रॉस इंटरेस्ट इंक्लूड द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग, मार्शल डिवाइडेड दिस इनटू टू टाइप्स। यदि फर्स्ट जो ग्रॉस इंटरेस्ट है उसमें हम क्या देख रहे हैं, जो रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क टेकिंग, यानी जो जोखिम उसने उठाया है उसके लिए रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। किस टाइप का जोखिम है, मार्शल इसको टू टाइप का जोखिम या रिस्क बताते हैं, बिजनेस रिस्क एंड पर्सनल रिस्क। पहला रिस्क किस टाइप का होता है, बिजनेस में फ्लक्चुएशन हो सकता है, उसके कारण प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो रिस्क उसने बेयर किया है। और सेकंड पर्सनल रिस्क होता है, द बिजनेस रिस्क आर रिलेटेड टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो जो डिमांड, प्रोडक्शन में जो कैपिटल का डिमांड है और जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती है, तो उसका रिस्क होता है, इसलिए वो जो लैंडर्स है उनको ग्रॉस इंटरेस्ट मिलता है। और सेकंड पर्सनल क्या है, पर्सनल रिस्क आर रिलेटेड टू द डिसऑनेस्टी एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू रिपे। यदि एक बार उसने उधार दे दिया है और लेकिन उधार लेने वाला जो बोरोवर है यदि वो पे कर सकता है कि नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं, यदि उसका ऑनेस्टी नहीं है उसमें, तो उसने क्या किया है, वो मे भी ऑनेस्ट हो सकता है, मे भी डिसऑनेस्ट हो सकता है, ये रिस्क लैंडर्स ने लिया है, इसलिए उसको ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस इंटरेस्ट मिलता है। Hence, money lenders charges some amount to the cover this risk. Reward for inconvenience. The money lender has to face a few inconvenience when he lends money. तो कुछ तरह का उसको असुविधा होती है जब कोई पूंजीपति अपना लेंडर्स क्या मनी लेंडर्स अपना मनी जब देते हैं उधार में, तो उनको कुछ असुविधाएं होती है। पहला क्या है, लैंडर्स में नॉट रिसीव द मनी इन टाइम, हो सकता है जो बोरोवर है वो टाइमली रीपे ना करे। लैंडर्स फॉरगोज द यूज ऑफ मनी अंटिल इट इज रीपेड, और क्योंकि उसने उधार दे दिया है किसी दूसरे को जिसको कैपिटल का जरूरत था, तो अब उसको यदि किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको फॉरगोज यानी छोड़ना पड़ेगा, वो अभी उसको अपना काम में नहीं ला सकेगा। लैंडर्स में लॉस मनी favorable opportunities due to non-availability of cash in hand. Hence, interest must be paid for facing inconvenience. और उसको क्या हो सकता है, आज उसने किसी को उधार दिया और कल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, उसने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को उधार दिया है, अपने कैपिटल दिया है और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए लेकिन उसको तो लॉस हो गया। तो इस तरह की असुविधाएं उसको होती है, इसीलिए यहाँ जो भी इंटरेस्ट मस्ट बी पेड फॉर फेसिंग इनकन्वीनियंस, ये असुविधाओं के लिए भी उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट, द लैंडर्स हैज टू incur expenditure in keeping accounts of the borrower. He buys account book and pays wages to the staff and even maintenance staff for collecting loans. तो उसको कई तरह का मैनेज करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है, बुक रखनी पड़ेगी, किसको कितना उसने उधार दिया है और किससे कितना लेना है, ये सब उसको बुक में नोट करना पड़ता है और कई बार उसको स्टाफ भी रखना पड़ता है जो कि कलेक्ट करे। Sometimes he has to file a suit for the recovery of loans. कई बार तो उसको यदि पेमेंट बराबर नहीं कर रहा बोरोवर तो उसको क्या करना पड़ता है, कोर्ट में केस फाइल भी करना पड़ता है, इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। The lender charges some amount to meet the expenses for management, और इस तरह ये मैनेजमेंट से उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट में, ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूड होता है। Net interest is what remains with the lenders after deducting the rewards for risk taking, inconvenience and management for gross interest. यदि हम gross interest में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस एंड रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट, तो ये तीनों को यदि हम ऐड करके ग्रॉस इंटरेस्ट में से माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, नेट इंटरेस्ट, जो हम लोग यहाँ सूत्र में या फॉर्मूले में दिखाए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट या क्या प्रॉफिट का विचार है। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, दीज आर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी टू टाइप्स है प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट,
फर्स्ट है ग्रॉस यानी टोटल प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, और दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ और एबनॉर्मल यानी असामान्य लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स रिगार्ड द बिजनेसमैन प्रॉफिट एज ग्रॉस प्रॉफिट एज distinct from net profit. Gross profit is considered as a difference between total revenue and total cost of the production. It includes the following aspects. तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कितना एक बिजनेसमैन को कितना कॉस्ट आया और कितना रिवेन्यू है, ये दोनों को हम कंपेयर करें तो जो भी एक्स्ट्रा आया कॉस्ट से वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। रिवॉर्ड पेएबल टू हिज ओन लैंड or building which are used in his business. Interest payable to his own capital in his business. Wages payable to the entrepreneur for his management or depreciation charges and insurance charges are included in gross profit. And last one is net profit. It is included in gross profit. तो हमने क्या देखा कि जो बिजनेसमैन है यदि वो अपना ही खुद का बिल्डिंग और खुद का लैंड में अपना बिजनेस करे तो इनडायरेक्टली रेंट उसको मिल जाता है। इसी तरह से वो अपने खुद का कैपिटल इन्वेस्ट कर ले अपने बिजनेस में तो जो इंटरेस्ट उसको दूसरों को देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट बच जाता है। और इसी तरह से यदि वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को काम में लगा ले और खुद ही लेबर के ना लगाकर बाहर से खुद ही वो काम करे तो वो जो वेजेस है वो भी उसको इनडायरेक्टली मिल जाता है। और डिप्रिसिएशन चार्जेस यानी रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस है वो भी ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। और नेट प्रॉफिट जो शुद्ध लाभ है वह भी या कुल लाभ में या ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। द इम्प्लिसिट रेंट, इंटरेस्ट, वेज, डेप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सारा जो भी है वो इम्प्लिसिट रेंट जो शामिल हो गया है इसमें इंक्लूड हो गया है, उसका खुद को क्या क्या मिला, उसके खुद के साधनों के कारण उसको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट, ये सब इसमें इंक्लूड हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट को फॉर्मूले में दिखाए तो कैसा आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट रेंट प्लस इम्प्लिसिट इंटरेस्ट प्लस इम्प्लिसिट वेज प्लस डिप्रिसिएशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस नेट प्रॉफिट। Now we can see the net profit. What is net profit? Net profit is also called as true or economic or pure profit. Net profit is the reward paid to the organizers, entrepreneurial skills. It is the reward for his performance which includes it. तो नेट प्रॉफिट क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजर को या एक उद्यमी को, एक बिजनेसमैन को, क्योंकि उसके अंदर स्किल है, क्या करने का है, बिजनेस करने का स्किल है, उसके कारण जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, जो केवल और केवल उसकी एबिलिटी, क्या एबिलिटी है, बिजनेस कैसे रन करना है, वो जो साहसी की योग्यता है उसके पास, उसके लिए जो उसको मिलता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। उसमें क्या क्या शामिल होता है नेट प्रॉफिट में, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, नेट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग अनइंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो क्या है, उसने क्या किया है, जो जिसका बीमा नहीं है, जो रिस्क है टू टाइप्स के होते हैं, जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं और जिसका हम नहीं करा सकते हैं। तो जिसका इंश्योरेंस हो गया वो रिस्क नहीं, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है वो रिस्क, और जो अनिश्चितता है वो उसको उसने बेयर किया है, इसलिए उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, इट इज द रिवॉर्ड पेड फॉर assembling and coordinating the factors and production in right proportion in the process of production। क्योंकि उसने क्या किया है, जितने भी प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको सही कॉम्बिनेशन में, राइट कॉम्बिनेशन में यूज किया है, और इसीलिए, और उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, राइट कोऑर्डिनेशन है, एक सही तालमेल के साथ सही क्वांटिटी में सही समय पर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम में लाया, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड फॉर मार्केटिंग सर्विसेज, इट इज द प्रॉफिट पेड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज एबिलिटी एंड फॉर मेकिंग हिज प्रोडक्ट एज सुपीरियर टू अदर प्रोडक्ट्स।
और उसको और क्यों मिलता है? मार्केटिंग सर्विसेज, यानी मार्केट में डिफरेंट टाइप की उसी के क्वालिटी वाली, वही सेम क्वालिटी की डिफरेंट डिफरेंट गुड्स मिल सकती हैं, लेकिन उसने क्या किया है, दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में अपने गुड्स को, अपनी चीज को ज्यादा सुपीरियर बनाया है, इसीलिए उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस, reward for innovation. Net profit is the reward paid for innovation such as new products, new techniques of production and new raw materials. तो reward for innovation यानी कुछ नया इन्वेंशन किया, नया नया खोज किया। तो क्या नया खोज किया? न्यू प्रोडक्ट, नया नया उत्पादन लाया, नया न्यू प्रोडक्ट किया। न्यू टेक्निक्स यानी नया टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, नया टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट किया। और ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू रॉ मटेरियल, और जो भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल चाहिए उसका नया नया उसने रिसोर्सेस ढूंढा है, इसीलिए उसको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। ये सब नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। Windfall gains. These gains arise as a result of natural calamities, wars and artificial scarcity which are also included in net profit. और net profit में include होने वाला क्या है कि जो नेचुरल कैलामिटीज होती, प्राकृतिक विपदाएं, बाधाएं आती है जो नेचर की तरफ से आती हैं, और कभी कभी वॉर हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है देशों में, विभिन्न देशों के बीच। और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी कई बार क्या हो जाता है कि एक्चुअली में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में किसी चीज की कमी हो जाती है। इस सब सिचुएशन में जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है वह भी नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। तो यदि हम फॉर्मूले में शो करें तो नेट प्रॉफिट का क्या होगा फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट रेंट प्लस इम्प्लिसिट इंटरेस्ट प्लस इम्प्लिसिट वेज प्लस डिप्रिसिएशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी उसका रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस, डिप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस सबको हम हटा दें तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है ये हम जानेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आर द मिनिमम प्रॉफिट दैट अ फर्म मस्ट अर्न इन रिमेन इन द इंडस्ट्री। नॉर्मल प्रॉफिट या इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सामान्य लाभ। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम लिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। दिस प्रॉफिट्स आर पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनेजमेंट। Normal profits are included in the cost of production or included in the price of goods. जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है ये तो प्राइस में इंक्लूड होता ही है, या जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके कॉस्ट में इंक्लूड होता ही है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिला तो वो अपने स्टाफ को जो भी सर्विसेज के लिए उनको वेजेस देना है, सैलरी देना है, वो नहीं दे पाएगा, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिलना ही चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट और प्योर प्रॉफिट इज द लॉन्ग रन फेनोमेनन। ये कैसा विचार है? लॉन्ग रन यानी दीर्घकाल का विचार है। When the total revenue and total cost are equal, normal profits will take place. यदि जितना उसका कॉस्ट है उतना ही रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, तो क्या बनेगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स विल टेक प्लेस, यानी उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। In this situation, no new firm enters into the industry or no existing firm leaves the industry. यदि नॉर्मल प्रॉफिट है इंडस्ट्री में तो क्या सिचुएशन आएगा कि जो नया फर्म है वो एंटर नहीं करेगा, और जो फर्म मार्केट में है एट प्रेजेंट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट अराइज ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन। In the short run, a firm may get supernormal profit when the total revenue of a firm is over and above the total cost of production. तो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं? असामान्य लाभ। ये कैसा फेनोमेनन है? शॉर्ट रन का। ये किसमें कब दिखाई देता है? कम समय में, अल्पकाल में, शॉर्ट रन में दिखाई देगा। और कौन सा सिचुएशन है? मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी तेजी और कभी मंदी। तो ये फ्लक्चुएशंस के कारण क्या होता है कि जो फर्म है उसकी जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो किससे अधिक हो जाती है? हाई हो जाती है उसके कॉस्ट से। तो when the total revenue of the firm is over and above the total cost of production, it is called supernormal profit. Thank you.